चलिए ठीक है, उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और अभी ये पीक पीरियड, पीक टाइम है, मैं कहूँ तो, जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई करना चाहिए। पूरा फोकस पढ़ाई पर लगाइए। बाकी जो भी चीजें इधर उधर की हैं, अब देखिए ज्यादा समय बचा नहीं है। और मैं हमेशा ये मानता हूँ कि लास्ट में जो 1-1.5 महीने का समय रहता है, उसमें जो पढ़ाई होती है वो सबसे अच्छी होती है। रिंकी, आपको भी गुड इवनिंग। तो ये सबसे अच्छी पढ़ाई का समय होता है। इसमें जितना ज्यादा आप पढ़ सकते हैं, जितना ज्यादा फोकस कर सकते हैं, उतना ही ये आपको फायदा करेगा। पूरे साल आपने जो पढ़ा है उन सभी चीजों को क्या करना होता है, एक साथ में लेकर जाना होता है एग्जामिनेशन हॉल में। तो आप लोग ऐसे ही करना, रिवीजन से बिल्कुल पीछे मत हटना। जो पहले पढ़ा है उसको अच्छे तरीके से रिवाइज करो। अभी कुछ समय जो अगर नई चीजें मिल रही हैं उनको भी आप ग्रैप्स करते रहिए, पकड़ते रहिए, उसको पढ़ते रहिए। हाँ, लास्ट में जब आपके पास केवल 10 दिन बचेगा, 15 दिन बचेगा एग्जाम से पहले, तब नई चीजों को हाथ लगाने की जगह पे पुराने आपके नोट्स जो बने हुए हैं उनको ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, उसको रिवाइज करेंगे। अभी सरकार की कोई जो नई स्कीम वगैरह है उनको भी अच्छे तरीके से पढ़कर जाएंगे। चलो इसमें कुछ हम बातें कर लेते हैं, कुछ डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन जहां से छूट गए थे अब वहीं से आगे बढ़ते हैं। सवाल था, भारतीय संदर्भ में न्यायिक समीक्षा से आप क्या समझते हैं? भारत में न्यायिक समीक्षा के संबंध में संविधान में प्रमुख प्रावधानों को सूचीबद्ध करिए। ठीक है ना? तो न्यायिक समीक्षा की अगर हम बात करें तो कुछ चीजें हमें समझना पड़ेगा, न्यायिक समीक्षा होता क्या है। तो देखो, हमारे यहाँ जो आपकी विधायिका है और कार्यपालिका है, इनको बहुत सारी शक्तियां दी गई हैं, जिसके द्वारा हम विधायिका का तो मेन काम यही होता है कि वो नियम कानून बनाएंगे। और साथ में हमारे यहाँ जो कार्यपालिका है उसके पास भी कुछ ऐसे लेजिस्लेशन, डेलीगेट लेजिस्लेशन जिसे कहा जाता है। डेलीगेट लेजिस्लेशन वो होता है जिसमें संसद के द्वारा तय कर दिया जाता है कि इन विषयों पर कार्यपालिका नियम बना सकती है अपने तरीके से। ठीक है, तो उसे डेलीगेट लेजिस्लेशन कहा जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे, जैसे एग्जांपल ले लें कि इलेक्ट्रिसिटी विभाग में अगर कोई छोटे मोटे रूल बनाने होते हैं तो वो अपने आप बना लेते हैं। तो ये सारे अधिकार को डेलीगेट लेजिस्लेशन कहा जाता है। तो अगर इस तरीके के कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं तो ऐसे में वहां पे जुडिशरी ये संविधान चेक करती है कि ये संविधान के संगत में है या नहीं है, संविधान के साथ है या संविधान के अगेंस्ट है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे संविधान के अंदर एक आर्टिकल दिया गया, आर्टिकल 147, आर्टिकल 147 में ये कहा गया है कि संविधान का जो फाइनल इंटरप्रेटर होगा, यानी संविधान का जो व्याख्या करेगा, वो व्याख्या कौन करेगा? वो व्याख्या करने वाले व्याख्या करने वाला जो संस्था है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट को अलग अलग हिस्सों से संविधान के, देखो संविधान के अंदर न्यायिक समीक्षा जो है ये किसी एक जगह से नहीं आई है, ये भी समझो। और आप अपने जो क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं वो ऐसे स्टार्ट करते हैं कि जो न्यायिक समीक्षा की अवधारणा है, ये जो अमेरिकन जुडिशरी है या अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस है, यानी कि न्यायपालिका, यूएसए की जो न्यायपालिका है वहां से इसको लिया गया है। तो न्यायिक समीक्षा कहां से लिया है? जुडिशियल रिव्यू, तो यूएसए से लिया गया है। ये बात आप कर सकते हैं। साथ में वहीं पे आर्टिकल 147 का संदर्भ देते हुए बता सकते हैं कि देश के अंदर संविधान का जो फाइनल इसके ऊपर व्याख्या करता है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। और इस संदर्भ में आप कह सकते हैं कि कार्यपालिका और जो आपकी विधायिका है, इनके द्वारा बनाए गए नियमों की समीक्षा किया जाता है न्यायपालिका के द्वारा। इवन न्यायपालिका खुद के द्वारा दिए गए जो निर्णय है उनकी भी समीक्षा करता है। अब संविधान में कहां कहां पर इसको दिया गया है इसको एक्सप्लेन करना। जैसे इसका दूसरा पार्ट है, भारत में न्यायिक समीक्षा के संबंध में संविधान में प्रमुख प्रावधानों को सूचीबद्ध करें। तो कौन कौन से प्रमुख प्रावधान है? तो देखिए, इसमें एक आर्टिकल सबसे पहले आता है, आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 सुप्रीम कोर्ट को और जो हाई कोर्ट भी है, ये पावर प्रोवाइड करता है कि अगर कोई भी नियम बनाया जाता है जो कि मौलिक अधिकारों की से असंगत में है, यानी कि अगेंस्ट है या उसके डेरोगेटरी है, तो ऐसे में उसे नल एंड वॉइड कर दिया जाए। तो एक तो पहला यहां से अधिकार प्राप्त हो जाता है कि ऐसे नियम को क्या माना जाएगा? शून्य माना जाएगा। फिर यहीं पे आर्टिकल 32 भी दिया गया है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ही, और आर्टिकल 32 में भी यही बात कही गई है
कि फंडामेंटल राइट का जो प्रोटेक्शन होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। और सेम इसी मैनर में एक आर्टिकल 226 है, उस 26 में हाई कोर्ट के द्वारा भी किया जाता है। तो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने में दोनों का अधिकार है। प्रोटेक्टर हालांकि सुप्रीम कोर्ट को ही कहा जाता है, लेकिन इसके संदर्भ में हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, आगे सुनिए इसमें। इसके बाद आर्टिकल जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल है, जिसमें आर्टिकल 131, ठीक है ना, आपका 133, 134, 35, 136, 137, ये सारे आर्टिकल हैं जहां पे रिव्यू की बात होती है। यानी कि जिसमें आप शामिल कर सकते हैं कि आर्टिकल 131 में इसका जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, यानी मूल अधिकार, जो मूल विशेषाधिकार होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बारे में बात की गई है। फिर जो एपेलेट जुरिस्डिक्शन, अपीलीय न्यायाधिकार, वो भी इसके अंतर्गत आएगा। और सबसे फाइनली आर्टिकल 137 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए निर्णयों की भी समीक्षा कर सकता है, यानी खुद के लिए गए निर्णय। जैसे आप लोग को याद होगा, इसमें कुछ एग्जाम्पल भी आप डाल सकते हैं। जैसे बेरूबाड़ी केस था 1960 में बेरूबाड़ी केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का अंग नहीं है। और बाद में केशवानंद भारती केस में अपने पुराने निर्णय को ही क्या किया, इन्होंने पलट दिया और पलट कर ये कहा कि संविधान का अभिन्न अंग है। इसी तरीके से गोलकनाथ केस 1967, उसमें क्या किया था कि मौलिक अधिकार जो है वो सैक्रोसैंक्ट है, इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। लेकिन बाद में इसी सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में कहा कि संसद संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकता है। तो ये क्या है, एक तरीके से न्यायिक समीक्षा की बात। इसी तरीके से आर्टिकल 142 का भी यहाँ पे संदर्भ आप ले सकते हैं कि आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट को एक तरीके से नेचुरल जस्टिस करने का भी अधिकार है। इसके अंतर्गत वो अपने विवेकाधिकार के आधार पे आदेश और डिक्री जारी कर सकता है। तो ये आप बता सकते हैं। साथ में कुछ और भी जगह है जहां से इनको जो है शक्तियां प्रदान होती हैं, जैसे कि आप केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध आता है, तो उसमें भी ये बात होती है कि अगर, जैसे आप पढ़ेंगे आर्टिकल 257, तो उस आर्टिकल में लिखा गया कि अगर राज्य और केंद्र दोनों एक ही विषय पे नियम बनाते हैं, तो ऐसे संबंध में केंद्र के का जो विषय होगा, जो नियम होगा, वो प्रिवेल करेगा, वो लागू किया जाएगा, है ना। तो ये भी क्या है, ये भी एक तरीके से आपको जुडिशरी को ये अधिकार देता है कि ऐसे संबंध में अगर ऐसा कुछ नियम बनता है जिसपे राज्य और केंद्र दोनों बनाते हैं, तो जुडिशरी केंद्र के फेवर में उसको नियम को बना सकता है, उसके फेवर में ये जजमेंट दे सकता है। तो इस तरीके से न्यायिक समीक्षा की बात कर सकते हैं। और इससे संबंध में आप सीधे कह सकते हैं कि न्यायिक समीक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जो कि संविधान को प्रोटेक्ट करने के लिए, संविधान की जो इसेंस है, उसकी जो सूचिता है, उसको बनाए रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसने समय समय पे बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं, ठीक है ना। तो इसमें कई सारे एग्जाम्पल, जैसे लेजिस्लेचर वाला भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था एनजेसी के बारे में, 99वां संविधान संशोधन, याद है, तो उसको भी इन्होंने हटा दिया था। कैसे करके, ये जुडिशियल रिव्यू के द्वारा ही हटाया गया था, ठीक है ना। तो ऐसे नियम जो है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है, ऐसे नियमों को भी आपको याद रखना है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बात समझ में आई, इसमें क्या क्या लिखना था? आपको बस जनरल इंट्रोडक्शन दे देना था कि न्यायिक समीक्षा क्या होती है, फिर संविधान के किस किस आर्टिकल में न्यायिक समीक्षा है, और इसका छोटा सा कंक्लूजन देना था। बताइए, आनंद, नीरज, कृष्णा, अभिषेक, रिंकी, अंजू, और भी लोग हैं इसमें, बताओ समझ में आया ये बातें? जी हाँ, समझ में आया। ठीक है, चलो अब हमें बात करेंगे कलेक्टर की बदलती भूमिका के ऊपर, ठीक है ना। देखो, कलेक्टर की जो भूमिका है वो शुरू से ही बहुत मजबूत रही। तो आप इसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से आप शुरू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ पे बाद में बदलती भूमिका की बात करी गई है। तो आपको हिस्ट्री से स्टार्ट कर सकते हैं। अब हिस्ट्री में कहां से स्टार्ट करेंगे, तो वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में एक पोस्ट क्रिएट किया था जिसका नाम था कलेक्टर। ये कलेक्टर मेनली रेवेन्यू का कलेक्शन का काम करता था, लेकिन 1786 में 1786 में इससे मजिस्ट्रेरियल पावर भी दे दिया गया, मजिस्ट्रेट की भी शक्ति दे दी गई थी, और इसको कलेक्टर कहा जाता था। और बाद में जब हमारा संविधान बना तो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम से ज्यादातर जगहों पर ये जाना जाने लगा, ठीक है ना। तो ये आप इसको
और आप इससे भी कह सकते हैं कि कलेक्टर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस तरीके से देश के अंदर प्राइम मिनिस्टर है, राज्य के अंदर आपका चीफ मिनिस्टर है, उसी तरीके से एक महत्वपूर्ण भूमिका आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर निभाता है राज्यों के अंदर, जो हर तरीके से विकास से लेकर सभी चीजों पर ध्यान रखता है। अब इसमें आपको ये देखना है कि इसका कार्य क्या क्या है, ये आपको याद होना चाहिए। और इसका कार्य एक तरीके से देखा जाए, आपको मैं कुछ चीजें और बताता हूं। इतिहास के अंदर कलेक्टर के बारे में लोगों ने कई सारी बातें कही है ना। तो कलेक्टर को लिटिल नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है कई बार। और लॉर्ड इरविन ने कहा था कि भारत के लोग ब्रिटिश शासन को इसलिए जानेंगे, कलेक्टर के पद की वजह से जानेंगे, क्योंकि कलेक्टर का पद इतना महत्वपूर्ण था। उस समय ब्रिटिश शासन के समय में कलेक्टर का पद एक तरीके से गॉड के बराबर हुआ करता था। क्योंकि जैसे आप लोग सुनते हैं ना, आजकल दरोगा का रोल थोड़ा सा कम है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा दरोगा का रोल होता था, क्योंकि लोकल लोग का उन्हीं से संबंध रहता था। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी क्या करता है, लोकल लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट में काम करता है, इस वजह से उसे लोकल स्तर पे एक तरीके से गॉड की पदवी दे दी गई थी। ठीक है, तो आप इस तरीके की बातें बता सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन में कैसे है। अब कार्य क्या करता है, तो देखो सबसे पहले कलेक्टर का काम एज ए कलेक्टर भी है ना। एज ए कलेक्टर वो क्या काम करता है, अलग अलग भागों में आप इसको बांट कर लिखेंगे ना, हेडिंग वाइज लिखेंगे। जैसे कि प्रशासनिक कार्य क्या करता है, इसमें विकास से संबंधित ये कार्य क्या करता है, सामाजिक और कल्याण का जो मुद्दा है, नारी सशक्तिकरण का मुद्दा है, इसके ऊपर वो क्या कार्य करता है। आपदा प्रबंधन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये, उसके बारे में। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित ये कार्य करता है। डिजिटल जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है हमारे देश के अंदर, तो उसका असर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और छोटे स्तरों तक जाए, इसका पूरा। जो सिविल सोसाइटीज होती है, जैसे एनजीओ हो गए, समुदाय हो गए, कम्युनिटीज हो गए, इनके बीच में एक तरीके से ब्रिज की तरह कार्य करे, तो आप इसको लिख सकते हैं सामुदायिक जुड़ाव और सहभागिता को ये मजबूत बनाने का काम करता है। ठीक है, अब ये तो कुछ आपको बताएं। आपको अब मैं बताता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जो कलेक्टर होता है वो करता क्या है। सबसे पहले रिवेन्यू कलेक्शन, तो जो टैक्स जो होता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कलेक्ट करना होता है वो काम करता है। टैक्स ऑफिशियल को सुपरवाइज करने का काम करता है। इसके साथ में जो टैक्स का जो कलेक्शन होता है उसकी देख रेख करने का भी काम इसके हाथ में होता है। तो सबसे पहले तो ये याद रखना कि एज ए कलेक्टर जो रिवेन्यू जनरेट किया जाता है डिस्ट्रिक्ट से, ये इसका रोल बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा रोल मजिस्टेरियल आप कह सकते हैं आप, यानी मजिस्ट्रेट के रूप में काम करता है। मजिस्ट्रेट के रूप में क्या काम करेगा, मजिस्ट्रेट के रूप में लाइसेंस देने का काम करता है ना। सबसे पहले लाइसेंस देगा। लॉ एंड ऑर्डर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर होता है, उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम भी कौन करता है, कलेक्टर के द्वारा किया जाता है। जो यहाँ पे सुपर डिस्ट्रिक्ट के अंदर चीजों का सुपरविजन, यानी कि जो एम्प्लॉय जो सरकारी हैं वो कैसे काम करते हैं, उनका सुपरविजन करना, मॉनिटरिंग करना, ये सारा काम होता है। जब कभी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके 144 लगाना होता है, धारा 144 लगाना होता है, तो ये कलेक्टर के द्वारा ही ये लगाया जाता है। ठीक है ना। किसी को तड़ीपार या गिला बदर जैसी चीजें घोषित करना हो तो ये कलेक्टर करता है। हाँ बताओ, उमेश कुछ पूछ रहे थे। आप बोल रहे हैं कि 144 लगाने का तो पावर एसडीओ करना है सर। एसडीओ न लगाते हैं 144। नहीं, ये कलेक्ट जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो लगाता है, डीएम जो होता है। एसडीएम लगाते हैं। नहीं, एसडीएम देखो, डीएम ही करता है, डीएम का आदेश आता है तो एसडीएम फिर वहां पे काम करता है। एसडीएम तो लोकल, मतलब एसडीएम तो सब डिविजनल ऑफिसर होता है ना, उसके नीचे ही काम करता है। जी ठीक है। लाइसेंस जो मजिस्ट्रेटियल वर्क में है, मजिस्ट्रेटियल वर्क में लाइसेंस वाला हो गया, लॉ एंड हाँ, ऑर्डर हो गया, और क्या है इसमें लॉ ऑर्डर हो गया। इसके बाद किसी को तड़ीपार घोषित करना, ये इसके अंतर्गत आ। ठीक है ना। पुलिस को आप मेंटेनेंस देखना पूरा, जो पुलिसिंग सिस्टम होती है, आप जानते हैं कि देखो कई जगह पे तो आपका कमिश्नरेट सिस्टम हो गया, लेकिन ज्यादातर जगहों पे अभी भी वही सिस्टम है जहां पे डीएम के नीचे ही पुलिस आती है। तो पुलिस को सुपरवाइज करना और उसको मेंटेनेंस करना, ये सारा काम उनका होता है। और जो सरकारी एम्प्लॉय हैं उनको भी मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है ना। अगर गुंडा एक्ट लगाना हो किसी के ऊपर, आपने सुना होगा गुंडा एक्ट लगाते हैं,
या एक जी। होता है गैंगस्टर, गैंगस्टर सुना होगा आपने, है ना? गैंगस्टर वगैरह लगाना इनका काम होता है, ठीक है। साथ में अगर जेल की बात करें तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो जेल है उसका भी मेंटेनेंस ये देखते हैं। रिवेन्यू का इंचार्ज होता है, मैंने आपको बता दिया, कहीं पे अगर खनन वगैरह होता कराना होता है, जैसे बालू निकाला जा रहा है, इन सब चीज जा रहा है, तो वहां पे रिवेन्यू के ऊपर ये कंट्रोल रखता है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो ज्यादातर लोग जो है छोड़ देते हैं, ये आप जरूर इसमें शामिल करेंगे आप लोग, कि ये एक रिटर्निंग ऑफिसर की तरह कार्य करता है। रिटर्निंग ऑफिसर, जैसे आजकल चुनाव भी हो रहे हैं ना, तो रिटर्निंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट के अंदर चुनाव को संचालित करने का काम करता है पूरा, और वो पूरा जो कार्य होता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंतर्गत चलता है, ठीक है ना। तो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करता है, उसका प्रिपरेशन करना, उसको कहाँ पे ईवीएम कैसे भेजना है, कौन से लोगों की ड्यूटी कहाँ पर लगेगी, ये सारा काम, ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग देना, ये सारा काम किसका होता है? आपका कलेक्टर, या इसमें जिसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, उसका होता है। बात समझ में आई? ठीक है। इसके अलावा जो डेवलपमेंट और वेलफेयर का कार्य होता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसको डायरेक्टली डील आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है ना। तो जो भी केंद्र के द्वारा या सरकार के द्वारा जो योजनाएं लाई जाती हैं, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है उस पर सभी चीजों पर सुपरवाइज करता है, सबको देखता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका इवन जो एमपी एमएलए, ये सारे लोगों को जो फंड आते हैं, इस फंड को भी जारी कराने में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रोल होता है, ठीक। इसके बाद एक तरीके से प्रोटोकॉल ऑफिसर का भी ये काम करता है। प्रोटोकॉल ऑफिसर समझ रहे हैं आप? जैसे कि आप देखें कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई वीआईपी आ रहा है, जैसे मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रधानमंत्री आ रहे हैं, या मुख्यमंत्री आ रहे हैं, या कोई गृह मंत्री आ रहा है, जैसे भी कोई बड़े वीआईपी आ रहा है, तो उसकी जो सारी व्यवस्था होगी, उसको रहने की, फूडिंग की व्यवस्था, उसके मंच पे किस तरीके से पुलिसिंग की व्यवस्था होगी, किस तरीके से उसको सिक्योरिटी दी जाएगी, ये सारा काम किसके अंतर्गत आता है? ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंतर्गत आता है। तो ये सारा काम करता है। तो ये इसका एरिया जो है बहुत ही क्या हो जाए, डाइवर्स होता चला जा रहा है। समझ में आया ये बात? तो ये भी देखो, ज्यादातर ये इस पॉइंट को भी लोग भूल जाते हैं। इसके बाद आपदा प्रबंधन और क्राइसिस मैनेजर को याद रखना, कि जो आपका जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो आपदा प्रबंधन का जो सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही होता है, ठीक है। जैसे कि आपके केंद्र में प्राइम मिनिस्टर है, राज्य में चीफ मिनिस्टर है, उसी तरह के डिस्ट्रिक्ट में आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। तो ये सारे इसके फंक्शन है। अब इसमें चेंजिंग रोल में और भी आप बात कर सकते हैं कि डिजिटल परिवर्तन और ई गवर्नेंस के लिए ये एक तरीके से लीडर की तरह कार्य करता है। डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं बने हुए हैं, जो भी सरकारी संस्थाएं बनी हुई है, उनको डिजिटलाइज करना, उनको डिजिटल ट्रेनिंग देना, है ना, इन सभी का अरेंजमेंट कराना, ये सारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम है। तो इसका ये बहुत बड़ा एक रोल यहाँ पे आ गया। फिर सिविल सोसाइटी के बीच में, जो सिविल सोसाइटी क्या होती है, अभी एक शायद क्वेश्चन भी है इसमें आपका, मैंने देखा था सिविल सोसाइटी से रिलेटेड, तो वहां पे सिविल सोसाइटी को मैं डिटेल में आपको चर्चा करूंगा। तो सिविल सोसाइटी और बाकी लोगों के बीच में एक समन्वय बनाए रखना, ये भी काम जो है कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करता है। जैसे अगर मान लीजिए कहीं पे बाढ़ वगैरह आ गई, तो बाढ़ में केवल ऐसा नहीं है कि सरकारी तंत्र ही कार्य करता है, जो एनजीओ हैं या दूसरे समुदाय हैं वो भी कार्य करते हैं, जैसे सिविल सोसाइटी इनको कहा जाता है, तो वो भी कार्य करते हैं। तो उनसे संपर्क करना और कार्य को आगे बढ़ाना, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस तरीके का काम करता है। तो ये सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम हो गया। आप कह सकते हैं कि इन द चेंजिंग डिजिटल इरा, यानी कि जो आपका डिजिटलाइजेशन जिस तरीके से हो रहा है और जिस तरीके से चीजें बदल रही हैं, उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर का जो रोल होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये बिल्कुल आगे रहकर डिस्ट्रिक्ट को एक प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ाने में हर तरीके का संभव प्रयास करता है। तो इस तरीके से आप इसका क्या बना सकते हैं? आप कंक्लूजन बना सकते हैं एक फ्यूचरिस्टिक और अच्छा बातें लिखकर कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो रोल है वो काफी महत्वपूर्ण होता है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के लिए। तो ये आपका हो गया चेंजिंग रोल ऑफ कलेक्टर, किस तरीके से कलेक्टर का रोल चेंज हो रहा है, ठीक है। अब इसमें पर्यावरण संरक्षण में इनका रोल क्या है? पर्यावरण संरक्षण में अगर देखा जाए तो यहाँ पे पर्यावरण में आप जितने भी, जैसे कोई अगर स्कीम आता है,
है ना। जैसे अभी यूपी की मैं बात करता हूँ, यूपी के अंदर पेड़ लगाने के लिए स्कीम आया था, तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर पेड़ लगाने के लिए जो योजना बनाई जाएगी, कहाँ पे कैसे पेड़ लगाया जाएगा, इन सभी को तय करने का काम करता है। ठीक है, पहला चीज ये हो गया। दूसरा, जो पेड़ वगैरह है इनका जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो होता है, देखा जाए तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए ये भी सूचना और ये सारी चीजें देने का ये काम करता है। तो पर्यावरण संरक्षण में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, तो आप इसमें पर्यावरण संरक्षण में लिख सकते हैं कि संसाधनों, जैसे हमारे यहाँ एक काम होता है सतत विकास का होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि रिसोर्सेज का यूज इस तरीके से करना कि फ्यूचर जनरेशन भी इसका प्रयोग कर सके। तो देखो, डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, इन रिसोर्सेज का देखा जाए तो डायरेक्टली कंट्रोल किसके पास आ जाता है, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास आ जाता है। ठीक है ना। साथ में पॉल्यूशन, अगर कोई भी फैक्ट्री वगैरह पॉल्यूशन ज्यादा निकल रहा है तो उन सभी की जांच भी कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंतर्गत अधीन जो अधिकारी होते हैं वही करते हैं। तो इस तरीके से वो पर्यावरण संरक्षण को भी वो ध्यान में रखता है। साथ में नवीनीकरण ऊर्जा से संबंधित बहुत सारे सरकार के स्कीम आ रहे हैं, सब्सिडीज वगैरह दी जाती हैं, तो इसको प्रसारित करने में भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप इस तरीके से, आपके पास मल्टीपल पॉइंट्स आपको मिलेंगे अगर पर्यावरण संरक्षण से आप लिखना शुरू कर देंगे। तो जितने भी आपको एक एक हेडिंग बताया उसमें ज्यादा नहीं, आप 3-3, 4-4 पॉइंट अगर अभी लिखते हैं आप, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा आंसर बन जाएगा। क्योंकि फाइनली आपके पास शब्दों, आपके भी टाइम लिमिट होता है ना, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल लिखते ही चले जाएं केवल एक ही के बारे में। तो अलग अलग जितने भी आपको हेडिंग्स बताएं, उन हेडिंग्स में छोटे छोटे 3-3 पॉइंट आप डालते चले जाइए, आपका आंसर बहुत अच्छा तैयार होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग इसमें बात करते हैं। अगला सवाल है यूपीएससी और जेपीएससी के बीच में अंतर। तो देखो, ये तो सवाल एक ऐसा है जिसमें हालांकि अगर बात करें तो हमारे यहाँ संविधान के अंदर आर्टिकल 315 और उसके अंदर यूपीएससी और जो है स्टेट पीसीएस जो होता है, जो बनाने की जो पावर है वो होती है, इनको बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे अलग अलग तरीके से ये काम क्या करते हैं, सबसे पहले आप ये बता सकते हैं कि यूपीएससी और जेपीएससी का काम होता है रिक्रूटमेंट करना, है ना, यानी कि चयन करना। और फाइनली जो है ये चयन होने के बाद एक तरीके से इनका रिकमेंडेशन होता है। ये नौकरी नहीं देते हैं बल्कि रिकमेंडेशन देते हैं कि हाँ इन लोगों को चयनित किया गया है। और फाइनली राज्यों में गवर्नर के द्वारा और जो है केंद्र में यूपीएससी जो करता है वो राष्ट्रपति के द्वारा जो है फाइनली अपॉइंटमेंट दिया जाता है सबको। अब इसमें इनकी संरचना से लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं संरचना। ठीक है ना, और संरचना तो आप बता सकते हैं 315 के अंतर्गत इसको स्थापित किया जाता है। यूपीएससी में भी एक अध्यक्ष होता है और यहाँ पर जेपीएससी में भी एक अध्यक्ष होता है, उसके साथ अन्य मेंबर्स भी होते हैं। अब इसमें आप चाहे तो इनकी एज वगैरह के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं कि एज कितना होना चाहिए यूपीएससी के अध्यक्ष का, जेपीएससी के अध्यक्ष का। ठीक है ना। फिर परीक्षा की संरचना के ऊपर आप चर्चा कर सकते हैं कि दोनों की अलग अलग, यूपीएससी में कैसे परीक्षाएं ली जाती हैं और जेपीएससी में कैसे परीक्षाएं ली जाती हैं। तो यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम कंडक्ट करने के साथ साथ दूसरे कई सारे एग्जाम भी कंडक्ट करता है, जैसे सीडीएस का एग्जाम कंडक्ट करता है। ठीक है ना, तो और भी आपका एग्जाम कंडक्ट करता है। वैसे जेपीएससी भी बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करता है। अब उसमें कुछ एग्जाम्स में कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि मैं सिविल सर्विसेज की ही बात कर लूं तो यूपीएससी में सिविल सर्विसेज में ऑल इंडिया सर्विसेज और साथ में सेंट्रल सर्विसेज, दो अलग अलग सर्विसेज होती हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज वो होती हैं जो कि केंद्र के द्वारा चुनी जाती हैं, मतलब यूपीएससी के द्वारा चुनी जाती हैं, लेकिन वो काम राज्यों के अधीन करते हैं। ये ऑल इंडिया सर्विसेज हो गया। और दूसरा सेंट्रल सर्विसेज का चयन करते हैं, जिसमें काम भी वो चुने जाते हैं यूपीएससी के द्वारा और काम भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत करते हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के वो एम्प्लॉय होते हैं। जैसे कि आपके बात करूं रिवेन्यू सर्विसेज, सुना होगा ना, इंडियन रिवेन्यू सर्विसेज में है, आईआरएस बन चुके हैं, या इंडियन रेलवे सर्विसेज में है, तो ये सेंट्रल सर्विसेज के अंतर्गत आती है। और आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ये आते हैं आपके यूपीएससी के मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज के अंतर्गत। ऐसे स्टेट पीसीएस के अंतर्गत या झारखंड जो आप पीसीएस है उसके अंतर्गत भी परीक्षा होती है।
और इसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार चरणों में होता है। दोनों के पाठ्यक्रम और पात्रता में जो अंतर है, ठीक है ना, तो आप लोग झारखंड पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आप विशेष रूप से झारखंड की पात्रता के बारे में आपको पता ही होगा, पाठ्यक्रम के बारे में पता होगा। यूपीएससी के पाठ्यक्रम और पात्रता अलग होती, जैसे कि झारखंड वाले में विशेष रूप से झारखंड से कुछ सवाल पूछे जाते हैं, और यूपीएससी देखा जाए तो वो केंद्र के स्तर पे होता है, तो वो उसका ज्यादा फोकस जो होता है वो केंद्र से संबंधित मुद्दों पर और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर होता है। जबकि देखा है तो झारखंड पीसीएस ये सब पर फोकस करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, केंद्रीय मुद्दे और साथ में राज्य के लोकल मुद्दे हैं, इन पर भी वो फोकस करता है। और इसके बाद कैरियर अवसर पे आप बात कर सकते हैं कि जैसे यूपीएससी में कैरियर अवसर कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन सी सेवाएं हैं, इंजीनियरिंग सेवाएं हो गई, रक्षा सेवाएं हो गई, सिविल सेवाएं हो गई, इन सब चीजों पे है। और वैसे ही जेपीएससी में कौन कौन सी सेवाएं हैं उनका नाम आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और दोनों को ही बता सकते हैं कि यूपीएससी और जेपीएससी फाइनली अब कंक्लूजन में कि दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है और दोनों ही संवैधानिक संस्थान है, संविधान के अंतर्गत जो है इनको बनाया गया है। और ये दोनों ही सरकारी तंत्र को मजबूत बनाने में और अच्छे एम्प्लॉयज को सेलेक्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस तरीके से आपका कंक्लूजन इसमें निकल आया। तो कंपेयर एक्चुअली यहाँ पे दिया गया ना, अंतर बताओ, तो आप अंतर इसी तरीके से बता सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया, तो उसी तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड वे में अंतर आप इसका बता ले जाए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पॉइंट मिलेंगे नहीं आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित पर टिप्पणी करना है जिसमें न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। तो ये बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो दो चीजें समझ, इसमें दोनों ही को आपको परिभाषित करना होगा पहले तो, कि न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन ये चीज है क्या चीज। न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन का ये मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट मशीनरीज है उसका कम से कम प्रयोग किया जाए, जो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है उसको रिड्यूस किया जाए गवर्नमेंट मशीनरीज का। और साथ साथ में एक शब्द होता है लेजेस फेयर। लेजेस फेयर का मतलब होता है कि नॉन इंटरवेंशन, यानी कि कई सारी जगहों पे इंटरवेंशन नहीं किया जाए, ठीक है ना। नॉन इंटरवेंशन की बात होती है, जैसे मार्केट नॉन इंटरवेंशन, मार्केट में बिना मतलब का जो है कंट्रोल नहीं करना, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है, जैसे प्राइवेटाइजेशन जो ज्यादा होती है, तो ऐसे क्षेत्र जहां पे बिना मतलब के ही सरकार अपने आप को लगाए पड़ी है और उससे उसका नुकसान हो रहा है, ऐसे क्षेत्रों को वो छोड़ना और मिनिमम गवर्नमेंट हो और गवर्नेंस इसमें ज्यादा हो, यानी कि रिसोर्सेज का जो भी होता है उसका यूटिलाइजेशन ऐसे हो कि ज्यादातर लोगों को फायदा हो। तो सरकार को एक तरीके से गवर्नमेंट को ज्यादा बढ़ाने से अच्छा है कि वो जो लोक कल्याण है उनके ऊपर अपना फोकस ज्यादा कर पाए, नागरिकों के जीवन में अच्छा परिवर्तन लाए, इसके ऊपर वो ज्यादा कार्य करे। तो यही है क्या आपका, कि न्यूनतम सरकार हो और फिर क्या हो, जो गवर्नेंस हो मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, ठीक है ना। अब इसको अलग अलग भागों में आप लिख सकते हैं दोनों को, कि न्यूनतम सरकार कैसे होगी और अधिकतम शासन ये कैसे होगा। तो न्यूनतम सरकार में सबसे पहला हेडिंग आप कह सकते हैं कि इसमें जैसे हस्तक्षेप वाली बात कही, तो सीमित हस्तक्षेप होना चाहिए, हर एरिया में सरकार को नहीं जाना चाहिए। लाइक सरकार आप देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में पहले, आपको एक एग्जांपल देता हूं कि पहले हमारे यहाँ एक कार हुआ करती थी एम्बेसडर कार, है ना। तो कार को कौन बना रहा था, उस समय सरकार बना रही थी। 90 ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1990 जो है आपका 1991 से पहले जो ये उल्टा चल रहा था, यानी कि गवर्नेंस मैक्सिमम था, गवर्नमेंट मैक्सिमम थी, गवर्नेंस कम था, क्योंकि उस समय देखा जाए तो हर फील्ड में ज्यादातर सरकार ही काम कर रही थी। तो सरकारी कंपनियां थी वो काम कर रही थी, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा चांस नहीं दिया गया था। लेकिन उसके बाद जब एलपीजी आ गया यहाँ पे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, ठीक है ना, वैश्वीकरण और जो है निजीकरण, ये तीनों चीजें जब लागू हो गई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंतर्गत, तो इससे क्या हुआ, इससे इस चीज को बढ़ावा मिला, है ना, मैक्सिमम गवर्नेंस वाले को। और सरकार ने जो है कम इंटरवेंशन करने के शुरू कर दिया, लाइसेंस जो था उसको ओपन कर दिया, बहुत सारे फील्ड से उसने खुद को बैक कर लिया, ठीक है ना।
जैसा मैं एग्जांपल दे रहा था कि कार भारत में पहले एम्बेसडर कार बना करती थी, अब देखो कितनी ढेर सारी कारें हैं, अलग अलग तरीके की कारें यहाँ पे बन रही हैं। तो इनको क्या करना चाहिए, सीमित हस्तक्षेप, मार्केट के अंदर सीमित हस्तक्षेप करना चाहिए और ज्यादा ध्यान देना चाहिए आपके कहां पर, सुरक्षा, देश की सुरक्षा के ऊपर, लोगों के विकास के ऊपर, कल्याण के ऊपर और इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर इनको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो गवर्नमेंट जो है वो कम होनी चाहिए, तो ये न्यूनतम सरकार होनी चाहिए, ठीक है ना। साथ में अगर देखा जाए तो यहाँ पे नौकरशाही जो है, एक तरीके से देखा जाए रेड टेपिज्म जिसे कहा जाता है, तो न्यूनतम सरकार से होने से रेड टेपिज्म कम होगा। रेड टेपिज्म ये होता है, फीताशाही इसको शायद कहा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप जानते हैं तो जो अधिकारी होते हैं वो कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास करते हैं किसी भी कार्य को होने से, और करप्शन और इस तरीके की चीजें ज्यादा होने लगती हैं, ठीक है ना। तो अगर न्यूनतम मिनिमम जो है आपका गवर्नमेंट है तो रेड टेपिज्म में साथ में इसमें कम होगा, यानी कि जो नौकरशाहों के द्वारा जो बाधाएं हर स्टेज पे डाली जाती हैं वो बाधाएं कम हो जाएंगी। निजीकरण को बढ़ावा देना, यानी कि जैसे आजकल देख रहे हैं आप, इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं कि रेलवे के अंदर निजीकरण की का प्रावधान शुरू कर दिया गया धीरे धीरे। तो अब रेलवे निजीकरण से क्या होगा कि सरकार व्यवसायिक चीजों पर कम ध्यान देकर, इसमें आपको क्या नाम है, इंडियन एयरलाइंस का भी आप नाम ले सकते हैं। तो इसमें क्या है, सरकार ने क्या किया, जो अपनी कंपनियां थी जो घाटे में चल रही थी उनको निजीकरण दे दिया जा रहा है। तो निजी कंपनियों को हाथ में दे देते हैं, इससे क्या होगा कि वो उसके ऊपर ध्यान देने की जगह पे कि वहां पे काम करें, उसको घाटे से बचाएं, वो दूसरे लोक कल्याण के मुद्दों को की तरफ अपने आप को फोकस कर सकती है, ठीक है ना। चलो, और साथ में जो अगर मिनिमम गवर्नमेंट है तो इसका फायदा ये होगा कि खर्चे कम होंगे, यानी कि आप ज्यादा नौकरशाह नहीं रख रहे हैं, ज्यादा जो है इस तरीके से रेड टेपिज्म भी नहीं होगा, और साथ साथ में इसमें जो खर्चे होंगे सरकारी खर्चे, वो सरकारी खर्चे कुछ कम होंगे, ठीक है ना। चलो, इसके अलावा मिनिमम गवर्नेंस गवर्नमेंट में ये कह सकते हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट में जो रिसोर्सेज होगा उसका अच्छी तरीके से बंटवारा हो। मिनिमम गवर्नेंस में आप कह सकते हैं कि विकेंद्रीकरण एक बहुत अच्छा मुद्दा है, यानी कि विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि जैसे केंद्रीकरण होता है जहां पे शक्तियों को एक जगह पे केंद्रित किया जाता है और वहीं से सब चीजों का संचालन किया जाता है। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि शक्तियों को अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना। जैसे मान लीजिए कि एक कोई पॉइंट बनाया है और सारी शक्तियों को उस पॉइंट की तरफ केंद्रित कर दो, तो ये सेंट्रलाइजेशन होता है। और अगर यही दूर दूर तक कर दिया जाए तो इसे विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। और हमारे देश के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका पंचायती राज, जिसके द्वारा जो है इस एक तरीके से देखा जाए तो पंचायती राज विकेंद्रीकरण का के लिए एक बहुत बड़ा एक साधन बना हुआ है, जिसके द्वारा जो है लोकल लेवल पर भी लोग कार्य कर रहे हैं। तो ये तो हो गया आपका मिनिमम गवर्नमेंट कि कम से कम शासन से आपको क्या मिलने वाला है। अब मैक्सिमम गवर्नेंस से क्या होगा, ठीक है ना। इसमें मैक्सिमम गवर्नेंस का मतलब है कि आप, जैसे आजकल डिजिटलाइज्ड युग हो चुका है और इस डिजिटलाइज्ड युग में कंप्यूटर का, आईटी का, इन सब का अच्छा प्रयोग करके कम मिनिमम गवर्नमेंट में भी मैक्सिमम गवर्नेंस का जो है वो प्रावधान किया जा सकता है, ठीक है ना। अब इसमें कुशल लोक प्रशासन होना, अधिकतम शासन का मतलब है कि लोक प्रशासन आपका अधिकतम हो, जिसमें जो लोक प्रशासक हो, जो आपके अधिकारी हो वो वेल ट्रेंड हो, उनको डिजिटलाइजेशन का आइडिया हो, उनको जो आईटी है उसका भी आइडिया हो और इसका वो सही तरीके से इसका प्रयोग करें, ठीक है ना। ये कर सकते हैं। और देखा जाए तो जो आपका मैक्सिमम गवर्नेंस है ये विशेष रूप से नागरिकों के डेवलपमेंट में, ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है, इसके ऊपर विशेष ध्यान देता है, ठीक है ना। साथ में जो कानून के शासन है, जो आपका लॉ है, रूल ऑफ लॉ, इसको बढ़ावा देता है आपका मैक्सिमम गवर्नेंस की। जो गवर्नेंस होना चाहिए वो ज्यादा होगा, लॉ एंड ऑर्डर जो है ये व्यवस्थित हो, सुनिश्चित किया जाए। भ्रष्टाचार का विरोध करना, यानी कि इस तरीके से गवर्नेंस हो कि इससे भ्रष्टाचार कम हो। सामाजिक न्याय जो है, ये सामाजिक न्याय को
जो है सुरक्षित करना। ये दोनों को अलग अलग आपने बता दिया कि मिनिमम गवर्नमेंट क्या होता है और मैक्सिमम गवर्नेंस क्या होता है। फिर भारत के संदर्भ में इसके बारे में आप बात कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से आप शुरू कर सकते हैं कि शुरुआती समयों में अगर भारत की बात करें तो वहां पे स्वतंत्रता से लोग आए थे, स्वतंत्रता संग्राम लड़ कर आए थे और बड़ी मुश्किल से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो लोगों के अंदर एक बहुत ही विश्वास था देश के अंदर और लोगों ने काम किया। लेकिन बीच के समय में 1960s के बाद धीरे धीरे रेड टेपिज्म बढ़ने लगा, जो आप जिसे कहते हैं लाल फीताशाही, वो बढ़ने लगा और जिसकी वजह से सरकारी कंपनियों का बहुत सारा नुकसान हुआ। और ऐसा समय आया कि जब भारत को IMF के पास जाना पड़ गया और फिर वहां से 1991 में आपका सुधार का समय शुरू हुआ जिसमें LPG को शुरू किया गया। और LPG शुरू होने के बाद देश के अंदर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये सारी चीजें शुरू हो गई। तो ये आपका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से शुरू कर सकते हैं कि किस तरीके से हम जो है मैक्सिमम गवर्नमेंट से मिनिमम गवर्नमेंट और जहां पे गवर्नेंस कम था वहां पे मैक्सिमम गवर्नेंस की तरफ जा रहे हैं। अब इसमें सुशासन की पहल कह सकते हैं आप कि जैसे कि गुड गवर्नेंस की बात करें तो गुड गवर्नेंस में डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन और इस तरीके से जैसे RTI को का ले आना, राइट टू इंफॉर्मेशन का ले आना, लोकपाल का गठन करना, ये सादा गुड गवर्नेंस के अंतर्गत आ जाएंगे कि गुड गवर्नेंस को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया गया है। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया। चुनौतियां क्या है इसमें, तो देखो चुनौतियां देखा जाए तो अभी हम लोग उसको बढ़ावा दे रहे हैं, यानी मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस को बढ़ावा देने के बाद भी अभी भी गवर्नमेंट की जो भूमिका है अलग अलग जो फील्ड है उनमें बहुत ही ज्यादा है। भ्रष्टाचार पर्याप्त रूप से अभी भी विद्यमान है, अभी भी रेड टेपिज्म जैसे खत्म होना चाहिए वो नहीं हुआ है। सिंगल विंडो सिस्टम की जगह पे देखा जाए तो ज्यादातर सिंगल विंडो सिस्टम का मतलब होता है कि आप एक जगह जाएं और आपके सारे कार्य वहां पर हो जाए। तो सिंगल विंडो सिस्टम की जगह पे अभी भी रेड टेपिज्म यानी कि जगह जगह से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। ठीक है ना, ये सारी चीजें हैं। तो अगर हम बात करें तो कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि जो आपके मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस है ये भारत के भविष्य के लिए एक नई सोच को डेवलप करता है और जिसके द्वारा भारत एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है आने वाले समय में। इस समय जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है ये 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी को जल्दी अचीव कर सकता है और साथ में ये शासन को पारदर्शी जवाबदेह बनाएगा। जो आपके ब्यूरोक्रेट हैं उनको एक तरीके से तानाशाह की जगह पे उन्हें एक तरीके से सर्विसेज जिसका नाम है सिविल सर्विसेज, तो वो सर्विसेज की तरफ ज्यादा वो फोकस कराएगा। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं और इसमें सरकारी हस्तक्षेप धीरे धीरे कम होगा। तो ऐसे कंक्लूजन करके आप ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये हमारा शायद लास्ट क्वेश्चन है, पता नहीं। सुशासन में नागरिक समाज की भूमिका, गुड गवर्नेंस में जो आपका सिविल सोसाइटी है उसकी भूमिका के ऊपर हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है। देख लेते हैं इसमें क्या आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप सुशासन को समझाएंगे कि सुशासन क्या होता है। ठीक है ना, सुशासन का मतलब होता है कि भ्रष्टाचार जहां पे कम हो, है ना, आपका रेड टेपिज्म जहां पर कम हो, नागरिक जहां पे जा रहे हो उनको जो है न्याय मिल रहा हो, नागरिकों का काम जो है वो जल्दी से हो जाता हो, ये सारी चीजें सुशासन के अंतर्गत आएंगी। ठीक है ना, यानी सामाजिक हित के मुद्दे जो है वो आगे रहे। अब इसमें नागरिक समाज को भी आप यहाँ पे परिभाषित करेंगे कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ये होते क्या है। तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से इनफॉर्मल, आप कह सकते हैं इनफॉर्मल बनाया हुआ एक समूह है जिसका सामान्यतः राजनीतिक और जो आपका बाजारीकरण है इससे मतलब नहीं रहता, इनका मतलब सामाजिक मुद्दों से रहता है। और एक समूह होता है जो अपने और समाज के हितों की साधना करने के लिए ये ग्रुप का जो है निर्माण करते हैं। ठीक है ना, तो यही आपका क्या हो गया, सिविल सोसाइटी है, संगठन है। ये एक तरीके से गैर लाभकारी होता है
है ना। सामुदायिक स्तर पे बनाया जाता है, एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप कि जैसे सेल्फ हेल्प है, कई सारे एनजीओ हैं, एनजीओ हो गए, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया गया, आप जानते होंगे कि गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाता है। हाँ, सब पूछे, क्या पूछ रहे थे? सिविल सोसाइटी को फिर से थोड़ा सा क्लियर करेंगे सर? ठीक है, सिविल सोसाइटी है क्या, इसको समझिए आप। सिविल का एक समूह है, एक इनफॉर्मल ग्रुप है। फॉर्मल ग्रुप का मतलब होता है कि जो संगठित रूप से एक तरीके से, पूरी तरीके से, तो ये उस तरीके से जैसे एक सिस्टम की तरह बना हो, लेकिन ये उतना उस तरीके से संगठित नहीं होता है, ठीक है ना। लोगों का समूह होता है जो जो आपके सामाजिक मुद्दे हैं, उन सामाजिक मुद्दों को उठाने का काम करता है, लोगों की भलाई के लिए कार्य करता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया कि एनजीओ देख लीजिए, तो एनजीओ जो होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों की भलाई के लिए कार्य करते हैं। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि इनका राजनैतिक जो है मुद्दों से ज्यादा संबंध नहीं रहता है, ज्यादा मार्केट से संबंधित नहीं होते हैं, ये एक तरीके से गैर लाभकारी संगठन की तरह कार्य करते हैं, है ना। इसमें आप वकालत समूह देखे होंगे, जैसे वकीलों का एक समूह होता है, तो वो जो समूह है, वो पर्टिकुलर समूह, वो वकीलों के हितों की बातें करता है वहां पे, है ना। तो वो वकीलों का एक सिविल सोसाइटी हो गया। इसी तरीके से देखते होंगे आप, कई सारे जज हैं, वो कई सारे जज हैं जो इमिनेंट लोग हैं किसी जगह के, वो लोग मिलकर एक संगठन बना लेते हैं। कई जगहों पे वो निरीक्षण करने चले जाते हैं, और उसमें मीडिया को साथ में लेकर जाते हैं, और वो निरीक्षण करके बताते हैं कि यहाँ पे मामला सही चल रहा है कि गलत चल रहा है। अब इसका एग्जाम्पल देता हूं, यूपी के अंदर गोरखपुर में अचानक से कुछ जजों ने ग्रुप बनाया था, वो लोग पहुंच गए मिड डे मील योजना की जांच करने के लिए। तो दरअसल वो कोई एक फॉर्मल ग्रुप नहीं था, कोई रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा उसका कुछ नहीं करा गया था, वो कुछ लोगों का ग्रुप था, और वो लोग पहुंच गए थे निरीक्षण करने के लिए, और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी कमियां मिड डे मील की में निकाली, जिसके बाद धीरे धीरे सरकार के ऊपर दबाव बना, और उन्होंने मिड डे मील को सुधारने का प्रयास किया फिर, ठीक है। इसी तरीके से जो टॉयलेट वगैरह बनवाए गए थे, उसमें भी औचक निरीक्षण कई जगहों पर हुआ, जो सिविल सोसाइटी के द्वारा किया गया। और इस एक तरीके से ये काम करते हैं सामाजिक मुद्दों पर, लोगों की भलाई के लिए, इस तरीके की चीजों पे ये काम करते हैं, ठीक है ना। और एक चीज याद रखिए, मैंने जैसा आपको बताया था कि सिविल सोसाइटी जो सर्विसेज है, उसमें आप चेंज के बारे में बात बराबर करते रहेंगे। तो सिविल सोसाइटी एक तरीके से पॉजिटिव चेंज लाने का प्रयास कर रहा है, जो करप्शन है उसको कम करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है ना। अब ये काम क्या करता है, ठीक है। सबसे पहले सिविल सोसाइटी जागरूकता लाने की काम करती है। कैसी जागरूकता? जैसे कोई स्कीम आ गई, तो आप देखें तो जो ऐसे लोग जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लोअर तबके के लोग जो कम पढ़े लिखे हैं, गरीब हैं, है ना, तो उनके लिए ये क्या करते हैं, उनको अवेयरनेस देने का काम करते हैं। उनको सरकारी स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। आप जानते हैं कि गांव वगैरह में ज्यादातर लोगों को सरकारी स्कीम के बारे में पता ही नहीं कि ऐसा स्कीम भी है जिससे वो फायदा ले सकते हैं, है ना। तो स्टेप अप और स्टैंड अप जो आपका स्कीम चला था, ज्यादातर लोग उसके बारे में पता ही नहीं। तो लोगों को कौन बताएगा इस सब सारे स्कीम के बारे में? एकलव्य स्कीम जो चलाया गया है आदिवासी लोगों के लिए, उसके बारे में पता ही नहीं है लोगों को। जो पढ़ लिख रहे हैं उनको तो पता है, बाकी लोगों को नहीं पता। तो ये बताने का काम कौन करता है, लोगों के पास कौन पहुंचेगा? तो ये सिविल सोसाइटी के लोग ये अवेयरनेस देने का काम करते हैं, ठीक है ना। साथ में ही लोगों को जागरूक करते हैं, जैसे कि करप्शन फ्री रहें, लोगों को करप्शन न दें। आप कई बार देखते हो कि जाए तो अधिकारी लोग पैसे वगैरह मांगते हैं, तो वहां पे लोग जाते हैं, उनको पैसे न देकर किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जिनसे वो ये बात कह सके कि हाँ वहां पे पैसे मांगा जा रहा है, तो वो फिर वो दबाव डालकर अपना काम करवाते हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से अवेयरनेस फैलाना। दूसरा, आप इस कह सकते हैं कि निरीक्षण करना। जैसा मैंने आपको बताया मिड डे मील वाली बात, कि औचिक अचानक से निरीक्षण करना कि कोई भी सरकारी स्कीम जो चल रहा है वो सही तरीके से चल रहा है कि नहीं, उसमें करप्शन तो नहीं हो रहा है। तो इस तरीके का वो कोई समय निर्धारित करके आपस में वो अचानक से मीडिया के साथ में पहुंचकर उसका निरीक्षण करते हैं, ठीक है ना। निगरानी रखते हैं कि किस तरीके के सरकारें काम कर रही हैं, सरकार के जो
संस्थानें हैं वो किस तरीके से कार्य करती हैं। साथ में नीतियों का विश्लेषण करना, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है उनका विश्लेषण करना। तो आप देखते हैं ना कि सरकार कैसे, जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, तो उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपनी बातें रखी। किसी ने पॉजिटिव कुछ बातें रखी, किसी ने निगेटिव बातें रखी। तो इसका प्रभाव सीधे सरकार के ऊपर भी पड़ता है। जो डिस्कशन होते हैं सिविल सोसाइटीज के द्वारा, जो डिस्कशन किया जाता है, तो सरकारें इस सब चीजों पर ध्यान रखती है कि जनता के अंदर किस तरीके का मैसेज जा रहा है उसकी पॉलिसीज का, और उसके ऊपर जो डिस्कशन हो रहे हैं वो किस तरीके के डिस्कशन हो रहे हैं। अभी जैसे आप लोगों ने एक देखा, किसान बिल बीच में आया था, उसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। तो इसमें भी डिस्कशन में सिविल सोसाइटी जो भाग लेती है, ठीक है ना। तो सरकार को अगर ऐसा लगता है कि उनके अगेंस्ट में कुछ ऐसा माहौल बन रहा है, तो वो फिर अपने पॉलिसीज को चेंज करते हैं, और ये लोग एक तरीके से अच्छी पॉलिसी बनाया जाए इसके लिए दबाव भी डालते हैं, ठीक है ना। तो आपको बस एक एग्जांपल के लिए मैंने किसान वाला समझाया था, ठीक है। चलो, साथ में और क्या निगरानी रखते हैं, ये भ्रष्टाचार के ऊपर, ठीक है ना, संसाधनों का दुरुपयोग न हो, इन सब चीजों का ये ध्यान रखते हैं। जैसे आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जो पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो बना हुआ है, जैसे अनाज वगैरह बांटे जाते हैं, आप देखते हैं वहां भी पर्याप्त मात्रा में करप्शन होता है। लेकिन अगर वहां पे सिविल सोसाइटी स्ट्रांग है, मजबूत है, तो तब वहां पे करप्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि फिर वो ऐसे मुद्दों को वो मीडिया में लेकर आएंगे, बड़े सरकारी अधिकारियों के संपर्क में लाएंगे। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि निरीक्षण करने का भी काम, और जो आपका विश्लेषण करना, पॉलिसीज का दृष्टिकोण बनाना, एक तरीके से इस तरीके का समावेशी दृष्टिकोण बनाना आप कह सकते हैं समाज के अंदर, इसका काम करते हैं ये। अगला है ये क्षमता निर्माण करने का काम करते हैं। देखते हैं आप कई सारे एनजीओ वगैरह हैं, वो ट्रेनिंग देने का काम करते हैं अलग अलग फील्ड में। सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो खुद ही अपना एक ग्रुप बनाते हैं और फिर पैसे इकट्ठा करते हैं, और उस पैसे इकट्ठा करने के बाद कोई काम करना शुरू कर देते हैं, और कई सारे लोग मिलकर ये काम शुरू करते हैं। तो इसे सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, खास करके महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, ये भी क्या करते हैं, क्षमता निर्माण का काम करते हैं। एनजीओ जो ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, ये भी निर्माण करते हैं क्षमता का, यानी कौशल लोगों के अंदर बढ़ाना, ठीक है। शासन में, प्रशासन में लोगों को भागीदारी करने के लिए लोगों को बताना कि किस तरीके से भागीदारी कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि कई लोगों को जानकारी नहीं होती है कि किस तरीके से कोर्ट के अंदर जाया जाए, किस तरीके से अधिकारी के पास जाया जाए। तो सिविल सोसाइटी के लोग उस चीजों में भी उनका हेल्प करते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो अगला हेडिंग आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि सरकार और नागरिकों के बीच में ये समन्वय कायम करते हैं, या उनके बीच में एक सेतु की तरह कार्य करते हैं। क्योंकि नागरिक और सरकार की जो स्कीम है, उनके बीच में गैप पाया जाता है सामान्यतः, उस गैप को भरने का काम करते हैं। सामाजिक जो मुद्दे हैं वो सरकार के पास ये पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से समाज के हिसाब से, जो अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि पॉलिसीज को क्या करते हैं, वो एक तरीके से बिल्ड कराने का काम करते हैं। नागरिकों का जो संवाद होता है, जो बातें होती हैं, वो अलग अलग माध्यमों से वो सरकार के पास पहुंचाते हैं, चाहे वो मीडिया का माध्यम हो, ठीक है, या फॉर्मल माध्यम हो, जैसे पत्र लेखन वगैरह हो गया, सरकार को पत्र लेखन करना, बताना कि हाँ इस जगह पे इस तरीके के मुद्दे चलते हैं। तो देखा जाए तो जो ऐसा समाज जो बहुत ही पिछड़ा हुआ है, हाशिए पर बैठा हुआ आप कह सकते हैं, कि मतलब कि जहाँ पे बहुत ज्यादा गरीबी, बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, उनको उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए सिविल सोसाइटी बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है ना। साथ में सामाजिक लामबंदी आप इसमें डाल सकते हैं। ये कैसे, जैसे कि आप देखते होंगे जब चुनाव वगैरह आते हैं, तो उस समय भी सिविल सोसाइटी जो है एक तरीके से लोगों के बीच में एक अलग भावना डालने का प्रयास करती है किसी तरीके से, कि क्या उनके लिए अच्छा होगा और क्या उनके लिए बुरा होगा। नागरिकों की सामूहिक सहभागिता को बढ़ावा देते हैं। ये जो आपका सिविल सोसाइटी है, संस्कृति को भी स्ट्रांग बनाने में मदद करते हैं। हमारा जो कल्चर है, इसको भी स्ट्रांग बनाने में मदद करते हैं। तो आप देखते होंगे कि कई सारे लोगों का ग्रुप बनता है,
और वो कल्चरल प्रोग्राम वगैरह ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, तो वो भी सिविल सोसाइटी के अंतर्गत आता है, इसका काम करते हैं वो, ठीक है ना। और साथ में अगर लॉ एंड ऑर्डर आप कह सकते हैं, इसको मेंटेन करवाने में भी सिविल सोसाइटी का बड़ा हाथ रहता है। कई जगह पे अलग अलग समुदायों के अंदर उनके कुछ लीडर्स होते हैं, और अगर इस तरीके का कोई सामाजिक विवाद पैदा होता है तो वो लीडर एक तरीके से सिविल सोसाइटी के हिस्से हैं, वो लोग आपस में बातचीत करके ये सौहार्द बनाए रखते हैं, ताकि और सरकार के माध्यम से लोगों को ये कहते हैं कि हाँ भाई आप लोग जो है इस तरीके से दंगा फसाद या लड़ाई झगड़ा इस तरीके का न करें, और सामूहिक जो भाईचारा है उसको बनाए रखें, सहिष्णुता को बनाए रखें, लोगों को आपस में सहयोग के लिए ये बढ़ावा देते हैं। और इसमें आप डाल सकते हैं इनोवेशन वाली बात, यानी कि नवाचार और डेवलपमेंट की बात कह सकते हैं कि सिविल सोसाइटी लोगों को, जैसे अभी आप देखते हैं अटल टिंकरिंग लैब्स खोले गए हैं बहुत जगह पे, इनोवेशन के लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ठीक है ना, तो इसको बढ़ावा देती है सिविल सोसाइटी। हाँ बताओ। अटल टिंकरिंग लैब जो है वो तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ना। अब उसके बारे में पता किसको कैसे अटल रहेगा? टिंकरिंग लैब जो है वो गवर्नमेंट का स्कीम है, लेकिन इस बारे में लोगों को पता है क्या, तो इसका जानकारी कौन देगा? सिविल सोसाइटी के द्वारा दिया जाएगा ना, समझिए इस चीज को। साथ में कोई भी नया नवाचार, जैसे मैंने आपको बताया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, अलग अलग जगहों पे काम करने का प्रयास करता है, नई नई चीजें लेकर सामने आता है, तो ये नवाचार को बढ़ावा देते हैं ये लोग। प्रौद्योगिकी परीक्षण कराने का काम करते हैं कई से जगहों पे, ठीक है ना। और वैकल्पिक जो मॉडल होते हैं काम करने का, उनको भी ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे कार्य मैंने आपको बता दिए, ये सब कार्यों को आप लिख सकते हैं। साथ में सिविल सोसाइटी मानवाधिकारों के लिए काम करती है, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए काम करती है, गुड गवर्नेंस के लिए काम करती है, नागरिक सुधार के लिए काम करती है, ठीक है ना। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी ऐसा ही नहीं है कि जो सिविल सोसाइटी है केवल लोकल स्तर पे कार्य करती है, ये इंटरनेशनल लेवल पर भी कार्य करती है। तो सिविल सोसाइटी तीनों पर, लोकल लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल, तीनों जगहों पर काम करती है। हालांकि इंडिया के अंदर आप लिख सकते हैं ये कंक्लूजन में कि भारत के अंदर अभी सिविल सोसाइटी इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, जैसे यूएसए के अंदर और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ये डेवलप हुई है। तो भारत के अंदर भी सिविल सोसाइटी के मजबूत होने से ये देश के प्रोग्रेस में, नागरिकों के अधिकार में, जो मानवाधिकार है इन सबको बढ़ावा देने में, नवाचार को बढ़ावा देने में इसमें ये बहुत मदद करेगी। तो इस तरीके से आप इसका कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये देश के प्रोग्रेस में एक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। और कोई सवाल रह गया है? हाँ, हमने डिस्कस कर लिया, जितने भी सवाल थे डिस्कस कर लिया है। अब अगर इसमें से कोई डाउट है कहीं पे तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ बताएं। ये हाथ उठाया आपने, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। अनम्यूट कीजिए अपने आप को पहले। सर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिया गया था, तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए अभी आपको सर बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन कब करना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे पास है भी नहीं। क्या सवाल था, पूछिए आप। एक ही क्वेश्चन है जहाँ पे थोड़ा सा मुझे डाउट लगा है, मतलब जो आंसर दिया गया है। पॉलिटिक्स क्वेश्चन है जी, ये जो पॉलिटी का ही है, पॉलिटी इन द सेंस की जो बता रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 11 नहीं, मेरे पास क्वेश्चन नहीं है अभी। मेरे पास केवल ये डिटेल्ड वाले क्वेश्चन थे, जिसको राइटिंग प्रैक्टिस वाला था, वही क्वेश्चन थे मेरे पास में। आप सवाल पढ़िए, आप सवाल पढ़िए। Which of the following is or are correct? One, the Constitution of India stated that the speaker does not vacate his office until immediately before the first meeting of the House after dissolution. तो ये बात सही है। देखो, स्पीकर जो होता है, इसमें डाउट है क्या? ये जो ऑप्शन है लास्ट, ये वाला जो ऑप्शन दूसरा वाला,
सेकेंड स्टेटमेंट में डाउट है। द प्रेसिडेंट हाँ? ऑफ इंडिया कैन, आपकी आवाज साफ सेकेंड नहीं आ रही है। स्टेटमेंट, इसी क्वेश्चन का सेकेंड स्टेटमेंट जो है, सेकेंड स्टेटमेंट, हाँ सुनिए, सेकेंड स्टेटमेंट यही वाला स्टेटमेंट ना कि जो स्पीकर होता है, मैं जहां तक मैं सुन पाया हूं उसके अनुसार आपके कहना यह है कि जो स्पीकर होता है लोकसभा डिसॉल्व होने के बाद रिजाइन नहीं करता है, ये बात सही है। अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाए सही है, तो भी ठीक। स्पीकर रिजाइन नहीं करता है, बल्कि जब नई लोकसभा जब चुनी जाती है और नई लोकसभा का जो पहला मीटिंग होती है उसके जस्ट पहले स्पीकर रिजाइन करता है, तब तक वो पद पर बना रहता है। जी, यही जी, जी। क्या ये आपका सेकेंड स्टेटमेंट जो है, द प्रेसिडेंट president- the president of India cannot the president of India cannot nominate more than 2 Anglo-Indians to the House of the People as per the constitutional mandate। ये स्टेटमेंट पे डाउट है। हाँ, तो बच्चे देखो, ये इस पे डाउट अब मत करो। ये एक्चुअली ये सवाल जो था, ये मुझे लग रहा है कि ये पुराना क्वेश्चन उठकर आ गया है यहाँ पे। अभी तो 104वां संविधान संशोधन हो गया और इसके द्वारा जो एंग्लो इंडियंस हैं उनका जो पद ही समाप्त कर दिया गया। तो अब एंग्लो इंडियंस को ये अपॉइंट ही नहीं करते, अब तो खत्म हो गया। 545 सीटें हुआ करती थी, तब वो 500। हाँ, तो ये क्वेश्चन में गड़बड़ है। जारी किया गया है। हाँ, अब ये क्वेश्चन में गड़बड़ है क्योंकि ये नए हिसाब से ये क्वेश्चन दिक्कत कर रहा है, ठीक है ना? जी, जी, जी। हाँ ठीक है, तो आपका डाउट क्लियर हो गया? जी, तो इसमें सिर्फ वन सही होगा, मतलब दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत होगा। हाँ, आप जो सही सोच रहे हैं वो सही है। ये जो स्टेटमेंट है कि 2 एंग्लो इंडियन को अपॉइंट कर सकता है, वो एक्चुअली अपॉइंट कर सकता था, अभी ये एंग्लो इंडियन का नहीं है। ये स्टेटमेंट आपका इस समय के हिसाब से वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना? तो इसके बाद जो भी आंसर बचता है वो आप उसको कर लेंगे, ठीक है? मेरे पास नहीं तो मैं आपको बताता फिर क्या सही होगा, ठीक? जी, ठीक है, चलिए। तो ठीक है, आज का हमने ये सेशन कंप्लीट कर लिया, जिसमें मैंने आपको जो आंसर कैसे लिखने थे वो मैंने आपको बताया। और बाकी मल्टीपल चॉइस का अगर डिस्कशन करना होगा तो सर मुझे बताएंगे, तो उस हिसाब से हम लोग उसका डिस्कशन भी कर लेंगे। और भी आपका कोई पेपर हुआ था उसका भी डिस्कशन हम देखेंगे। कोई और सवाल है? हाँ, बोल रहे थे सर कि वो जो बताए थे कि डाल देंगे वो स्टेटमेंट रथी वाला जो था कोर्ट का, जो स्टेटमेंट्स वगैरह था, इम्पोर्टेंट कौन जो सा डिसीजन था जो कोर्ट का, इम्पोर्टेंट कोर्ट का जो डिसीजन वगैरह, बिल्कुल बिल्कुल, वो कोर्ट का जजमेंट वगैरह था। 2-3 दिन के अंदर मैं उसको एक 5वां वाला जो था मेरे पास, लक्ष्मीकांत वाला 5वां वाला में सर देखे थे, उसमें नहीं मिला हमको, वो जो बोले थे उसमें नहीं था। अभी नया वाला एडिशन में है, ठीक है? तो ऐसा करते हैं कि मैं आपको सर 2 दिन के अंदर मैं इसको प्रोवाइड कर देता हूँ। उसको मुझे पूरा बनाना पड़ेगा, वो बनाकर 2 दिन के अंदर आपको मैं दिला दूंगा, ठीक है ना? ठीक है सर, थैंक यू। और हाँ, और किसी को कुछ? चलिए ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग कंप्लीट हो गया है। आज के लिए हम लोग यहीं पे रखते हैं। आप लोग जुड़े, थैंक यू सो मच। चलिए, जय हिंद, जय भारत।